आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है और बच्चों क्लास 9th में आपका रिवीजन चल रहा है। हम बीमार क्यों होते हैं, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को आप रिवाइज कर रहे हैं। तो चलेंगे हम स्मार्ट बोर्ड की तरफ और उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। बच्चों प्रश्न संख्या 3 तक हम कल कर चुके थे। प्रश्न संख्या 4 प्रतिरक्षीकरण क्या है। ये कुछ जो आपके क्वेश्चन आंसर मैं करवा रही हूँ ये आपके एनसीईआरटी में भी है, आपकी बुक में भी, और आपको ये करवाने का मकसद ये है कि आप ये जान पाएं कि किस तरीके से किसी भी प्रश्न का उत्तर देना है जिससे आपको अच्छे मार्क्स मिल सकेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 है प्रतिरक्षीकरण क्या है। इसका उत्तर है प्रतिरक्षीकरण को संक्रमित रोगों से शरीर की सुरक्षा के रूप में परिभाषित किया जाता है। प्रतिरक्षीकरण यानी कि इम्यूनाइजेशन को संक्रमित रोगों की शरीर की सुरक्षा के रूप में परिभाषित किया जाता है। और ये क्या होता है, प्रतिरक्षीकरण एक्चुअल में क्या है, तो ये उन रोगाणुओं की नकल करता है जो टीके द्वारा शरीर में पहुंचाए जाते हैं। अब इस कॉन्सेप्ट को अगर समझने की कोशिश करें तो आप क्लास 9th में हैं, समझ सकते हैं आप इस चीज को। जैसे हम लोगों को अगर कोई भी संक्रमण होता है बच्चों, कोई भी संक्रामक बीमारी यदि होती है तो किसी बैक्टीरिया या वायरस के कारण हो जाती है। बैक्टीरियल डिजीज को ठीक करना आसान होता है, लेकिन जो वायरल डिजीज होती है कोई भी, उसको ठीक करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि बैक्टीरिया की खुद की मशीनरी होती है और वायरस आप सबको पता है कि सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होता है। यानी कि वायरस अपने आप को रेप्लिकेट करने के लिए, अपनी संख्या को बढ़ाने के लिए क्या करता है, हमारे शरीर में जाने के बाद हमारे शरीर की मशीनरी का ही यूज करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो उनसे बचने के लिए देखिए, अगर वायरल डिजीज कोई होती है तो यदि पहले से उस रोग का टीका आपके शरीर में लगा हुआ है, यानी कि जैसे जब हम छोटे होते हैं तो हम लोगों को वैक्सीनेशन का पूरा कार्ड बनता है। आप सभी को पता है, जितने भी नवजात शिशु होते हैं तो टीकाकरण का कार्ड बनता है सबके लिए, और उस टीकाकरण के कार्ड में लिखा रहता है कि हाँ इतने दिन में ये टीका, इतने मंथ में ये टीका, इतने सालों में ये टीका लगना है। तो जब भी कोई टीका लगता है ना, तो आपने ये चीज जरूर देखी होगी कि जब टीका लगता है तो हल्का सा फीवर आ जाता है, हल्का सा फीवर आ जाता है। वो क्यों आ जाता है, क्योंकि टीके में जिस वायरस से बचने के लिए वो टीका लगाया गया है उसी का प्रतिकृति आपके शरीर में डाला जाता है, जिससे शरीर को आपके पहले ही उस चीज की समझ हो जाए। दोबारा से अगर कोई उस वायरस या बैक्टीरिया का अटैक हो तो आपके शरीर की उससे लड़ने की क्षमता जो है वो पहले से मेंटेन हो जाए, इसीलिए टीका लगाया जाता है। और इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रतिरक्षीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। आशा करती हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके पास में स्थित स्वास्थ्य केंद्र में जगह जगह पे, हर अलग अलग मोहल्ले में, हर अलग अलग गांवों में और शहरों में भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बने हुए होते हैं, और वहां पे सरकारी तौर पे गवर्नमेंट के टीकाकरण के कई अलग अलग कार्यक्रम उपलब्ध होते हैं। तो आपको पता करना है कि आपके क्षेत्र में कौन कौन सी स्वास्थ्य संबंधी मुख्य समस्याएं हैं और कौन कौन से टीकाकरण के कार्यक्रम जो है वो चल रहे हैं। तो हमारे आसपास स्थित स्वास्थ्य केंद्र में जो चलते हैं, मैं आप किसी दिन अपने घर में भी कोशिश करके देख सकते हैं। वैक्सीनेशन कार्ड में अलग अलग, वैसे भी जब रिसर्च होती रहती है तो नए नए जो भी, अगर कोई सरकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का कार्ड है तो उसमें कुछ स्पेसिफिक टीकों का ही नाम लिखा होता है जो सरकारी तौर पे मुफ्त में उपलब्ध होते हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में। और यदि किसी प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर का आप वैक्सीनेशन कार्ड देखेंगे तो उसमें फ्री वाले टीके भी पैसे में लगते हैं और बहुत सारे अलग टीकों का भी उसमें उल्लेख होता है। तो आप चाहें तो आप उसको लगवा सकते हैं, है ना। हमारे आसपास स्थित स्वास्थ्य केंद्र में
जो टीके लगते हैं उसमें डीपीटी नाम का टीका बहुत मशहूर है। ये लगता है। पोलियो का टीका लगता है इंजेक्टेबल, टीका का मतलब इंजेक्टेबल, और पोलियो ड्रॉप जो घरों में 5 साल से छोटे बच्चों को पिलाई जाती है या जा करके आप केंद्र पर पिलवा सकते हैं। हेपेटाइटिस बी का भी टीका लगता है, एमएमआर का भी टीका लगता है, पीलिया का भी टीका लगता है, और टाइफाइड, इसका भी टीकाकरण का कार्यक्रम उपलब्ध है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में। और इन सभी रोगों में जो मुख्य समस्याएं हैं वो पीलिया और टाइफाइड स्वास्थ्य संबंधी मुख्य समस्याओं के रूप में सामने आई हैं। पोलियो का टीकाकरण अभियान बहुत लंबे समय तक चला था और अब लगभग पोलियो जो है वो खत्म किया जा चुका है ना। और अभी भी कंटिन्यूअस ये जो कार्यक्रम है पोलियो टीकाकरण अभियान, ये अभी भी कंटिन्यूअस चल रहा है। कुछ जो टीके हैं बच्चों वो क्या होते हैं, जैसे अलग अलग रोगों के लिए टीकों का कॉम्बिनेशन करके लगा दिया जाता है। जैसे एक टीके का नाम है डीपीटी। ये डीपीटी का जो टीका है ये केवल इसका नाम है डीपीटी, तो इसमें डी फॉर डिप्थीरिया, ये डिप्थीरिया रोग को रोकने के लिए, पी पर्ट्यूसिस यानी कि काली खांसी, और टी यानी कि टिटनस। डी यानी कि डिप्थीरिया, पी यानी कि पर्ट्यूसिस और टी यानी कि टिटनस। यानी डीपीटी का टीका 3 रोगों के लिए लगाया जाता है जिसमें डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टेटनस ये तीनों को कवर करता है। ठीक है। इसी तरह से जन्म के समय पे यानी कि जिस समय पे जन्म होता है उस समय पे बीसीजी का टीका लगाया जाता है, और बीसीजी का टीका लगता है जिससे बच्चे को ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी से उसकी रक्षा होती है ना। और बहुत सारी अलग अलग प्रतिरक्षा तंत्र, प्रतिरक्षीकरण का मतलब ही यही है कि जब नवजात वातावरण के संपर्क में आता है तो अलग अलग वायरस और बैक्टीरिया के भी संपर्क में आ जाता है। बहुत सारे सूक्ष्म जीव हैं जो वायु में ऑलरेडी रहते हैं, तो नवजात शिशु की उन रोगों से सुरक्षा हो सके या नवजात शिशु के शरीर में उन रोगों से लड़ने की क्षमता डेवलप हो जाए, इसलिए ये जो इम्यूनाइजेशन का प्रोग्राम है वो चलाया जाता है। और इससे बच्चों को हम ये कह सकते हैं कि इंटरनली भविष्य में उनके आने वाली समस्याओं से बचाने के लिए या मजबूत करने के लिए प्रतिरक्षीकरण के कार्यक्रम के द्वारा, टीकाकरण के द्वारा उनके शरीर को अनुकूल बनाया जा सकता है, जिससे भविष्य में आने वाली स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से वो बचे रहें। ठीक है। अब इसमें से बहुत सारे टीका, जैसे स्वाइन फ्लू का भी वैक्सीन है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि वो आप लगाएं। हो सकता है कुछ लोग लगाएं, हो सकता है कुछ लोग ना लगाएं, लेकिन कुछ टीके ऐसे हैं जो नेसेसरी हैं। आज के समय में इवन अगर स्कूलों में एडमिशन की भी बात हो, प्रवेश की भी बात हो, तो उस समय पे भी टीकाकरण कार्ड मांगा जाता है ना। बच्चों का इम्यूनाइजेशन कार्ड मांगा जाता है ताकि ये चेक किया जा सके कि इम्यूनाइजेशन उनका कंप्लीट है या नहीं कंप्लीट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन है, पिछले 1 वर्ष में आप कितने बार बीमार हुए और बीमारी क्या थी? तो इसका उत्तर आपको अपने शब्दों में देना होगा। वो आप अपने घर में हुए बीमारियों की सूची बना सकते हैं। अलग अलग बच्चे का आंसर अलग अलग होना चाहिए, है ना। जो जिस बीमारी की चपेट में आया हो या जिसको जो समस्या हुई हो वो अपने शब्दों में उस उत्तर को लिख सकते हैं और उस सूची को बना सकते हैं, और उस बीमारी में आपने क्या क्या सावधानियां बरती, आपका किस तरीके का इलाज हुआ और आप कैसे उस समस्या से बाहर निकले, उसके बारे में आपको लिखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर, नर्स या स्वास्थ्य कर्मचारी अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा रोगियों के संपर्क में अधिक रहते हैं। पता करो कि वे अपने आप को बीमार होने से कैसे बचाते हैं। देखिए बच्चों, समय ऐसा विपरीत परिस्थितियां थी पिछले 2 सालों में कि आप सबको पता है कि रोगों से बचाने के लिए हम
क्या क्या कर सकते हैं। आप सभी को पता है कि कोविड-19 नाम की एक बीमारी है, कोरोना वायरस, जिसमें बहुत सारे डॉक्टर्स भी उसकी चपेट में आए और यहाँ तक कि अपनी जान को वो खुद ही नहीं बचा पाए, है ना। तो कोई भी संक्रामक रोग कितना ज्यादा खतरनाक है वो डिपेंड करता है कि वो संक्रमण के बाद कितना ज्यादा असर डालता है किसी भी रोगी पर। लेकिन कौन कौन सी सावधानियां ऐसी हैं जिसके जिसके बरतने से क्या हो सकता है कि बचा जा सकता है, जिसमें सबसे ज्यादा सही है कि अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा, जैसे अगर आप और मैं हॉस्पिटल में नहीं है, डॉक्टर्स के पास जाने से कतराते हैं आज के समय में। क्यों? क्योंकि वहां पे बहुत सारे रोगी जो है वो पहुंचते हैं। हॉस्पिटल जो जा रहा है इसका मतलब उसको कोई ना कोई परेशानी है। तो हॉस्पिटल में जो काम कर रहे हैं, जैसे डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं और बहुत सारे स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, फार्मासिस्ट हैं, उनका तो वर्क प्लेस ही वही है, तो उन्हें तो वहां जाना ही है और काम भी करना है। तो कौन कौन सी ऐसी सावधानियां वो बरतते हैं जिससे वो अपने आप को बचा सकते हैं या बचाते हैं। तो डॉक्टर, नर्स और स्वास्थ्य कर्मचारी द्वारा निम्नलिखित सावधानियां बरती जाती हैं। इसको आप नोट करेंगे और इसमें आप पॉइंट्स में घटा बढ़ा भी सकते हैं। बच्चों, डॉक्टर, नर्स, स्वास्थ्य कर्मचारी द्वारा निम्नलिखित सावधानियां बरती जाती हैं, है ना। तो क्या क्या सावधानियां वो बरतते हैं? पहला तो बीमार व्यक्ति के संपर्क में आने पर मास्क पहनना, है ना। अब ये नियम बीमार व्यक्ति के संपर्क में आने पर मास्क पहनना की जगह पे आप लिखेंगे कि हमेशा ही मास्क पहन के रखना जब भी आप हॉस्पिटल में एंटर कर रहे हो उसके पहले ही, है ना। संक्रमित स्थान में यानी कि जहां पे रोग का या संक्रामक रोगों का इलाज हो रहा हो वहां पे स्वयं को ढक कर रखना, यानी कि अपनी आंखों को, अपनी नाक को, अपने कानों को बचा करके रखना ताकि हमारे हाथ डायरेक्ट उस जगह पे ना पहुंच सके, और हाथों में हमेशा ग्लव्स लगा के रखना, है ना। और उन ग्लव्स से कभी भी अपनी आंखों को, नाक को टच नहीं करना। संक्रमित स्थान में रहने पर स्वयं को ढक कर रखना। अब इसके लिए डॉक्टर्स के लिए नियम है कि उनको ड्रेस पहननी होती है पूरी ऊपर से नीचे तक जो कवर रहती है ना। और वो सुबह वो कैसी होती है, डिस्पोजेबल ड्रेस होती है। अब वो हॉस्पिटल में घुसने के पहले उसको पहनते हैं और उसके बाद हॉस्पिटल से निकलने के बाद, जैसे कि जो बहुत संक्रामक रोग जो कोरोना था उसके वार्ड में घुसने के पहले ही उनको वो ड्रेस पहननी होती थी जो पूरी ऊपर से नीचे तक कवर्ड होती थी, है ना। और जब वो वहां से निकलते थे तो सबसे पहले उस ड्रेस के लिए प्रॉपर स्टेप्स थे कि किन किन स्टेप्स से वो ड्रेस वापस कूड़े वाले बॉक्स में डालनी है, किस तरह से रैप करके डालनी है, उसका पूरा एक प्रोसेस था। उस प्रोसेस से वो रिमूव करते थे ड्रेस को और उसके बाद फिर हाथ अच्छे से धोने के बाद ही अच्छी तरह से वो रिलीज होके तभी बाहर निकल सकते थे, है ना। तो ये बहुत कठिन समय था जब डॉक्टर्स को अपने आप को बचाना था, क्योंकि अगर डॉक्टर्स नहीं तो फिर वो दूसरों का इलाज ही कैसे करते। उसके अलावा एक और अपने आप को बीमार होने से बचाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि स्वच्छ पानी पीना, यानी जो वो पानी पिए वो पानी बहुत रोगाणु मुक्त होना चाहिए। स्वस्थ और पौष्टिक भोजन खाना जिसमें हर प्रकार के पोषक तत्वों की मात्रा भरपूर होनी चाहिए, जिसमें विटामिन सी की मात्रा बहुत ज्यादा अच्छी होनी चाहिए, जिसमें प्रोटीन अच्छा होना चाहिए ताकि दैनिक जीवन के कार्य करने के लिए आपके शरीर को ताकत मिलती रहे। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट उचित सफाई और व्यक्तिगत स्वच्छता सुनिश्चित करना, यानी कि कोई भी संक्रामक वस्तु जिस पर सस्पेंस है कि ये संक्रामक हो सकती है उसको अगर टच भी कर लेते हैं या टच करने से पहले ही साबुन से 25 सेकंड तक अच्छे से हाथों को धोना चाहिए। समय समय पे फ्रीक्वेंटली साबुन से हाथों को धोते रहें
और व्यक्तिगत सफाई का बहुत ज्यादा ध्यान रखें, व्यक्तिगत स्वच्छता को सुनिश्चित करें और इस तरह से जो हॉस्पिटल में काम करने वाले कर्मचारी हैं वो अपने आप को बचा सकते हैं। और इसके अलावा बहुत सारी सावधानियां हैं जो वो बरतते हैं। सैनिटाइजर का भी उपयोग वो लोग करते हैं। अपने बालों को कवर करने के लिए हेड कैप लगाते हैं, है ना। आंखों को कवर करने के लिए वो स्पेशल चश्मे भी लगाते हैं। तो अब आपको इसमें लिस्ट में और भी पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं आप, जिस बच्चे को अपने अपने भाषा में आपको आंसर को लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बच्चा अपनी बीमारी के विषय में नहीं बता पा रहा है, तो हम कैसे पता करेंगे कि बच्चा बीमार है? जैसे आप सबको पता है कि छोटे बच्चों के डॉक्टर्स अलग होते हैं, है ना। छोटे बच्चों के डॉक्टर्स को हम क्या कहते हैं? बाल रोग विशेषज्ञ या चाइल्ड स्पेशलिस्ट कहते हैं, जिसको हम पीडियाट्रिशियन भी कहते हैं। तो पीडियाट्रिशियन जो होते हैं वो स्पेशलिस्ट होते हैं छोटे बच्चों में हो रही परेशानी को डायग्नोज करने के लिए और उनका इलाज करने के लिए। लेकिन डॉक्टर पर ले जाने से पहले, डॉक्टर पे ले जाने के लिए हम कैसे डिसाइड करें कि हमें अब बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए? क्योंकि आप सभी के घर में छोटे बच्चे हो सकते हैं, आपके छोटे भाई बहन हो सकते हैं। तो क्या ऐसा चेंज होगा? जो बच्चा बोल भी नहीं सकता, बहुत छोटा बच्चा है, बोल भी नहीं सकता है, वो बता नहीं सकता कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, तो वो क्या ऐसी चीजें दिखाएगा जिससे हम ये जान पाएंगे कि वो बीमार है? तो क्या होगा? सबसे पहला क लिखेंगे हम कि यदि बच्चा बीमार है तो क्या होगा? ये उसके व्यवहार में परिवर्तन लाएगा। जैसे कि क्या हो सकता है? बच्चे का लगातार रोना। मान लीजिए कि कोई बच्चा है जो लगातार रो रहा है बहुत तेज तेज से, और कुछ भी कोशिश करने पर आपके वो चुप नहीं हो रहा। आप उसको टॉयज दे रहे हैं, आप उसको खाने के लिए उसकी पसंदीदा चीजें दे रहे हैं, फिर भी वो चुप नहीं हो रहा है। आप उसको गोद में लेके घुमा रहे हैं, फिर भी वो चुप नहीं हो रहा। तो इसका मतलब कि उस बच्चे के अंदर शरीर में कोई ना कोई ऐसी परेशानी है जो जब बोल नहीं रहा बच्चा, तो बोल पाता नहीं, तो वो बता नहीं पा रहा है। लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि अगर बच्चा लगातार रो रहा है मतलब उसको कुछ न कुछ परेशानी है। दूसरा, यदि बच्चा भोजन का उचित मात्रा में सेवन ना कर रहा हो, यानी कि अगर बच्चा खाना ना खा रहा हो, तो इसका ये भी एक ऐसा लक्षण है जिससे आप ये जान सकते हैं कि हाँ, बच्चे को कुछ न कुछ परेशानी है। और बार बार मनोदशा में परिवर्तन द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। बच्चा बीमार है इसका मतलब जल्दी जल्दी बिना किसी कारण के वो या तो रो रहा है ना, और जब लगातार रो रहा है तो वो चुप नहीं कराने पर चुप नहीं हो रहा है, यानी कि उसको कुछ न कुछ परेशानी है। दूसरा क्या हो सकता है कि बच्चे की बीमारी उन लक्षणों अथवा संकेतों द्वारा निर्धारित की जाती है जो उनमें देखी जा सकती हैं। ये तो है जब आपका सिम्टम्स सामने आ गए तो आप देख रहे हैं। उन लक्षणों में क्या हो सकता है? जैसे छोटे बच्चे में उल्टी आना, बुखार आना, वोमिटिंग होना, फीवर होना, दस्त आना यानी कि लूज मोशन होना, और शरीर का रंग फीका पड़ना शामिल है। जैसे कि बच्चा जैसा दिखता है उसका अगर उसके फेस का कलर अगर पेल येलो हो रहा है, अगर उसकी आंखों के रंग में कोई अंतर आ रहा है, उसके नेल्स के कलर में कोई अंतर आ रहा है, उसको अगर वोमिटिंग हो रही है, उसको अगर फीवर हो रहा है, फीवर चाहे हल्का हो चाहे ज्यादा हो, है ना। फीवर माइल्ड भी हो सकता है और हाई फीवर भी हो सकता है। हाई फीवर आप टच करके पता कर सकते हैं, और अगर माइल्ड फीवर है तो आप उसके लिए थर्मामीटर का यूज घर में कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जो दिखने लग जाएं तो आप समझ लेना चाहिए कि हाँ, बच्चा बीमार है। और उसे कौन सी बीमारी है, हम कैसे पता करेंगे कि उसे कौन सी बीमारी है? तो अब जब पता नहीं चल पा रहा है तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, और उसके बाद वहां पे डॉक्टर डायग्नोस करके आपको बताते हैं। और छोटे बच्चों को दिखाने के लिए खास तौर पे बाल रोग विशेषज्ञ के पास या चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास ही जाना चाहिए।
क्योंकि उनको ज्यादा नॉलेज होती है कि किस तरह से वो बच्चे को डायग्नोस करके और उनका प्रॉपर इलाज कर सके। तो सही मेडिकेशन बच्चे के लिए होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चर्चा करेंगे, निम्नलिखित किन परिस्थितियों में कोई व्यक्ति पुनः बीमार हो सकता है और क्यों? 3 परिस्थितियां दी गई हैं जिसके बारे में आपको समझना है। देखिए, निम्नलिखित किन परिस्थितियों में कोई व्यक्ति पुनः बीमार हो सकता है, यानी कि जब बीमार है कोई व्यक्ति यानी रोगी है, तो अब रिकवरी फेज में ही यदि दोबारा से बीमार होने की कोई चांस, जैसे कहते हैं कि फीवर एकदम ठीक हो रहा था लेकिन रिपीट कर गया, है ना, वायरल फीवर था, इनको ठीक हो रहा था लेकिन वापस से रिपीट कर गया। तो ऐसी परिस्थिति कब हो सकती है, उसमें हम चर्चा करेंगे। पहला ऑप्शन है कि जब वो मलेरिया से ठीक हो रहा है, यानी कि मलेरिया रोग आप सभी को पता है कि मच्छर के काटने से मलेरिया नाम का बुखार हो जाता है और उसको ठीक होने में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है और परेशानी भी नॉर्मल फीवर के मुकाबले थोड़ा सा ज्यादा होती है। तो ऑप्शन नंबर ए का, जब कोई व्यक्ति मलेरिया से ठीक होने के बाद 4 दिन उपवास करता है और चेचक के रोगी की सेवा कर रहा है, तो इस परिस्थिति में वो पुनः बीमार हो सकता है। यानी कि उसको खुद आराम की जरूरत है और वो किसकी ऐसी परिस्थिति में फंस जाए जहां पर उसको चेचक के रोगी की सेवा करनी पड़े या उसकी देखरेख करनी पड़े, तो वो फिर से दोबारा से बीमार हो सकता है। और किसी भी रोगी को यदि उपवास करना पड़े, उपवास यदि कर ले, उपवास का मतलब उसको 4 दिन तक ठीक से खाना पानी न मिले, उसको पोषक तत्व जिनकी जरूरत है उसके शरीर को वो प्रॉपर पूरा ना कर सके उसकी जरूरत को, तो भी वो दोबारा से बीमार हो सकता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि ठीक होने के दौरान वो उपवास कर रहा है, यानी कि उसकी जो प्रतिरक्षा प्रणाली है, उसका जो इम्यूनिटी सिस्टम है शरीर का, वो कमजोर है कि उसका शरीर किसी बाहरी रोग के संक्रमण से अपनी रक्षा नहीं कर सकता। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे लेंगे कि मान लीजिए कहीं युद्ध चल रहा है ना, तो युद्ध चल रहा है, सारे लोग जितने भी हैं सुबह से लेकर शाम करके युद्ध करके एकदम ड्रेन्ड हो चुके हैं, उनके पास अब ताकत नहीं बची युद्ध करने की, और उस समय में फिर से कोई खतरनाक आक्रमण हो जाए तो क्या सेना अपने आप को बचा पाएगी? नहीं बचा पाएगी। उसी तरह से शरीर के अंदर की जो प्रतिरक्षा प्रणाली है वो भी बीमारी से ठीक होते समय, जब इम्यूनिटी सिस्टम बहुत कमजोर होता है, उस समय किसी दूसरे संक्रमण से अपनी रक्षा वो नहीं कर पाती है ना। और यदि इस परिस्थिति में वो चेचक के रोगी की सेवा कर रहा है तो उसके चेचक के विषाणु से संक्रमित होने की संभावना अधिक हो जाती है और वो पुनः इस रोग से ग्रस्त हो जाएगा। नेक्स्ट, इसी तरीके का एक और क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में आप बीमार हो सकते हैं और क्यों? ए है जब आपकी परीक्षा का समय है, बी है जब आप बस तथा रेलगाड़ी में 2 दिन तक यात्रा कर चुके हैं, यानी जो आपका डेस्टिनेशन है वो उस तक पहुंचने में आपको 2 दिन से ज्यादा लगने वाले हैं, तो 2 दिन आप कंप्लीट कर चुके हैं। और तीसरा ऑप्शन, जब आपका मित्र खसरा रोग से पीड़ित है। तो इसका उत्तर, अब ऐसी परिस्थितियों में क्या होगा, जब आपका मित्र खसरा से पीड़ित है तब बीमार होने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि खसरा कैसा रोग है? खसरा एक संक्रामक रोग है और श्वसन के द्वारा तेजी से फैलता है, यानी कि अगर आप किसी खसरा पीड़ित व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो सांस के द्वारा भी वो तेजी से फैलता है। इसलिए यदि आपका मित्र खसरा से पीड़ित है
तो उससे दूर रहें, अन्यथा आप भी उस बीमारी से ग्रस्त हो सकते हैं। और आज के समय में दूर रहने का जो तरीका है क्वारंटीन रहने को, इतने दिन का क्वारंटीन करना चाहिए या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए। अब ये जो नियम है ये आप लोगों के लिए नए नहीं हैं, है ना। तो इस तरह से बहुत सारी ऑप्शंस हैं, बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप ये समझेंगे कि किस तरह से हम लोग किसी भी रोग से, किसी भी बीमारी से बच सकते हैं। कौन कौन सी सावधानियां हैं उनका आप लिस्ट बना सकते हैं। कौन कौन से तरीके हैं जिससे आप अपने एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। व्यक्तिगत स्वच्छता में आप कौन कौन से नियमों को अपना सकते हैं। सामुदायिक स्वच्छता में आप क्या ऐसे उपाय हैं जो पर्सनल लेवल पे कर सकते हैं जिससे आप बीमारी से बचे रहें। कुछ नियम हैं जैसे कि आज के समय की परिस्थितियों के अनुसार या पिछले कुछ समय में जिस तरीके से परेशानियां आई उसके अनुसार अब सचेत रहने की जरूरत है ताकि भविष्य में इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम ना हो। उसमें सबसे जरूरी है कि आप अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता के साथ साथ सामुदायिक स्वच्छता का भी ध्यान रखें। मास्क लगा के रखें। जरूरत पड़ने पर आप बाहर निकलें। अगर बहुत जरूरत ना हो तो भीड़ वाली जगहों पर जाने से बचना चाहिए। ऐसी जगहों पर जहां पे बहुत ज्यादा भीड़ है और जहां पे आप सोशल डिस्टेंसिंग नहीं बरकरार रख सकते हैं या लोगों से दूरी नहीं बना सकते हैं। तो बच्चों, आज की क्लास में हम बीमार क्यों होते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स के बारे में हम लोगों ने चर्चा करी और कुछ ऐसी परिस्थितियों के बारे में चर्चा की कि यदि बीमार हो रहा हो कोई व्यक्ति तो किस तरह से अपने आप को बचा सकता है और कौन कौन सी सावधानियां अपना करके हम अपने आप को संक्रामक रोगों से बचा सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही। अगले कुछ सेशंस में और हम इस तरीके की कुछ क्वेश्चन आंसर्स के बारे में चर्चा करेंगे और कुछ अलग चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। आज की क्लास में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।